बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन का पर्पस जो है, जैसे कि टाइटल से वाज़ेह है, इट इज़ एन ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ इसराइल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्टिंग इट. ओके. अब स्टेट ऑफ इसराइल अभी जो जिस हाल है, जो जंग जारी है, जो चीज़ें हो रही हैं, वी ऑल नो दैट. लेकिन अब इन सब चीज़ों से पहले जब हम इसराइल की फॉर्मेशन तक आते हैं, जिसको हम स्टेट नहीं मानते, हम उसको मुल्क कंसिडर नहीं करते, लेकिन जो भी उसकी एग्जिस्टेंस है, जो भी उसकी इलीगल एग्जिस्टेंस है, वो 1948 में, May 14 1948 में दे क्लेम टू एग्जिस्ट. एंड उसका जो स्टार्ट है, हमें शुरू करना पड़ेगा कि बिफोर 1917 क्या हाल था, फलस्तीन का क्या हाल था, यहूदियों का क्या हाल था, फिर किस तरह जायनिज्म स्टार्ट हुई, एंड हाउ इट ऑल केम इनटू प्ले. सो पैलेस्टाइन बिफोर 1917. फलस्तीन जो था वो 1917 से पहले जो खिलाफत उस्मानिया है उसका हिस्सा था. दिस इज द मैप जिसमें ऑटोमन एम्पायर जो है वो शो किया गया है. ये सारा जो ग्रीन एरिया है, ये ऑटोमन एम्पायर जो है ये शो किया गया है, जिसके इर्द गिर्द हम देखते हैं कि ये ईरान का इलाका, यहाँ पे बल्गेरिया, यहाँ पे इजिप्ट, यहाँ पे अफ्रीका का इलाका आता है. लेकिन ये जो सारा इलाका ग्रीन में शोन है, स्पेशली जो डार्क ग्रीन में शोन है, दिस वाज अंडर उस्मानियन जो कैलिफेट थी, या जो ऑटोमन एम्पायर था उसके अंडर थी. अब इसमें जो है, ये जो लाइट ग्रीन एरिया है, ठीक है, लाइट ग्रीन एरिया जो है ये अरेबिया का, तो इसमें ज़्यादातर ये डेजर्ट आ जाता है, और यहाँ पे ट्राइबल अरब्स आ जाते हैं, जो कि जिस पर ऑटोमन्स का नॉट सेमी रूल था, ठीक है, सेमी अथॉरिटी थी. बाकी ये जो डार्क ग्रीन इलाका है, यहाँ पे ऑटोमन्स का जो ऑटोमन एम्पायर था वहाँ का फुल रूल था. और इसी में जो है वो आ जाता है यरूशलेम का इलाका, जो कि दिस फ़लस्तीन का जो इलाका है, ये फ़लस्तीन का इलाका जो कि खिलाफत उस्मानिया में था 1917 से पहले. अब वहां पे क्या था, थोड़ा सा हम जनरली देख लेते हैं कि ऑटोमन रूल में ये जो है ये अंडर डेमस्कस विलायत थे. ये विलायत जो है ये सूबे को कहते हैं. डेमस्कस विलायत जो है ये खिलाफत उस्मानिया का एक गवर्निंग बॉडी थी, एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट था जो कि दमिश्क में था. और ये जो है एक सूबा हम कह सकते हैं खिलाफत उस्मानिया का था, और एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी भी इंजॉय करता था. ठीक है, एक ऑटोनॉमस, कुछ इसके अपने इख्तियारात थे, कुछ जो है जितनी उसको खिलाफत उस्मानिया ने दी हुई थी, और कुछ जो है तो डायरेक्ट वहाँ से उनकी अथॉरिटी थी. और इनके मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल सेंटर्स जो थे वो जेरूसलम, नेबलूस और गजा थे. डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन अगर हम उस वक्त की देखें, अब दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि अरब मुस्लिम उस वक्त तकरीबन 85 से 90% थे वहाँ के. क्रिश्चियंस जो थे वो वहाँ पे 8 to 10% थे, और ज्यूज कितने थे? 2 to 5%. नाउ दिस परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द बेसिक परसेंटेज, जिससे हम फिर जो कि इनके माइग्रेशंस होती हैं तो ये परसेंटेज ज़्यादा होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है. और हम देखते हैं कि 1947 तक ये परसेंटेज कहाँ तक जाती है. तो दिस वाज द परसेंटेज ऑफ ज्यूज जो कि वहाँ पे पहले रहते थे, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस, अरब क्रिश्चियंस जो कि वहाँ पे रहते थे. Okay, now this is a map which I have taken from the website of Al Jazeera, and they have shown कि ये जो फलस्तीन का ये इलाका है, ये फलस्तीन का ग्रीन जो इन्होंने शो किया हुआ है, ये सारा जो है ये मुस्लिम पॉपुलेशन थी. और ये जो ब्लू शो हुआ हुआ है, ये ब्लू छोटे छोटे डॉट्स जो दिख रहे हैं हाइफा के इलाके में, जफ्फा के इलाके में, ये जो हैं ये यहूदी यहाँ पे आबाद थे. ठीक है. Before the British mandate in Palestine, Jews made up around 6% of the total population. ये 1917 का जो है उन्होंने मैप ड्रॉ किया है. ओके, अब ये लोग रहते किस तरह थे, इनके आपस में ताल्लुकात किस तरह थे, ये जनरली
एक पुरअमन माहौल में रहते थे, कोएग्जिस्ट करते थे, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जूस। और ये अंडर खिलाफत उस्मानिया थे, उनके लॉ के अंडर थे। क्रिश्चियंस एंड ये जूस जो हैं ये टैक्स पे करते थे, लेकिन इनकी अपनी बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, जो कि इस मुसलमान हुकूमत के अंडर होती हैं, जिसमें इनके अपने फेमिलियल लॉज थे, इनके अपने गली मोहल्ले थे, इनके अपनी जो कि फैसले वगैरह होते थे, अपने अपना जो कल्चर है वो प्रैक्टिस करते थे, अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करते थे। एंड दे को एग्जिस्टेड in a very peaceful environment in a general sense। जबकि रिलीजियस सिग्निफिकेंस का जो जेरूशलम का इलाका है, जो यरूशलेम का इलाका है, वो तो इन तीनों के लिए एक सिग्निफिकेंस रखता है, दैट वी ऑल नो। मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है, और ज्यूस के लिए जो उनका फर्स्ट टेम्पल था, सेकंड टेम्पल था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेकर और फिर जितने भी उनके पैगंबर आए, जितने प्रॉफिट्स बनी इसराइल में आए, तो उस हवाले से यरूशलेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ज़ाहिर बात है वो हमारे भी प्रॉफिट्स हैं, तो हमारे लिए भी हर लिहाज से दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, तो एग्रीकल्चर में ज़राअत जो है इनका बेसिक ज़रिए माश था, और ऑलिव एंड सिट्रस कल्टीवेशन, ठीक है, जो ऑरेंजेस हैं और इस तरह की कल्टीवेशन जो है वो बैकबोन थी फ़लस्तीनी मईशत की। और ट्रेड ये करते थे, जिसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही ये जो है ये एक्सपोर्ट करते थे। और रिलीजियस टूरिज़्म, ज़ाहिर बात है यरूशलेम जो है वो का इलाका जो है वो फ़लस्तीन में है, तो एक रिलीजियस टूरिज़्म जो है वो भी इनके लिए एक ज़रिया था। पॉलिटिकल स्टेटस मैंने जैसे पहले कहा कि ऑटोनॉमी भी थी, लोकल गवर्नेंस भी थी, खिलाफत जो कि सेंट्रल से भी जो है वो पॉलिसीज़ भी थी। और फिर जैसे-जैसे खिलाफत उस्मानिया का ज़ोर कम पड़ रहा था, तो इनकी जो एक नेशनल आइडेंटिटी है, जो कि फ़लस्तीनी शनाख्त है, वो भी उभर रही थी, जो कि आखिर में जब हम देखते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर की तरफ हम आते हैं, और जैसे-जैसे खिलाफत उस्मानिया का होल्ड कम होता है, फिर ख़त्म हो जाती है, तो अरब नेशनलिज़्म जो है वो उरूज पकड़ती है, तो उसमें एक फ़लस्तीनी शनाख्त जो है वो भी आ रही थी। तो ये हमने एक ओवरऑल देखा कि क्या वहाँ का सूरत हाल था, फ़लस्तीन कहाँ पे था, किन हालात में था, कौन-कौन से लोग आबाद थे, किस तरह की कंडीशंस थी, एक जनरल हमने ओवरव्यू देखा। फिर हम देखते हैं कि अच्छा अब ज्यूज़ का क्या हाल था, ठीक है? 1917 के जो पहले प्री 1917 टाइम्स में जो यहूदी थे थ्रू आउट द वर्ल्ड कहाँ-कहाँ थे, और एक जनरल हम सेंस लेते हैं कि वो उनकी क्या सेंस थी। तो हम देखते हैं कि जो ज़ायनिज़्म का आगाज़ भी हुआ, और ज़ायनिज़्म की वजह भी बनी, और ज़ायनिज़्म की कहते हैं कि रूटिंग हुई जिस जगह पे, वो है ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल यूरोप का जो इलाका है, और स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोप का इलाका है, वहाँ पे जो कि रशियन एम्पायर और पोलैंड का जो इलाका है, वहाँ पे ज्यूज़ जो थे बहुत ही परसिक्यूटेड थे। उन वहाँ पे एंटीसेमिटिज़्म बहुत थी, वहाँ पे जो है इनको इकोनॉमिक राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते थे, इनको सोशल राइट्स नहीं दिए जाते थे, इनको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, ये लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, गेटोज़ में रहते थे, ठीक है? बिल्कुल अलग-थलग जो इनका जो वहाँ के लोकल लोग अलग रहते थे, इन लोगों को बिल्कुल अलग-थलग रखा जाता था। पोग्राम्स होते थे वहाँ पे, ठीक है? पोग्राम्स मीन्स कि प्लान्ड वायलेंट अटैक्स होते थे इनकी कम्युनिटी पे, जिस पे जो है इनकी प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता था, इनका जानी नुकसान भी होता था। तो ये जो थी ना एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी ज्यूज़ के लिए, यहूदियों के लिए, जो कि ईस्टर्न यूरोप में पाई जाती थी। फिर वेस्टर्न यूरोप में भी थे ये लोग आबाद थे, जिसमें फ्रांस, जर्मनी के इलाके भी आ जाते हैं। लेकिन ईस्टर्न यूरोप के कदरे उसकी निस्बत से जो है रिलेटिवली वेस्टर्न यूरोप में इनके हालात फिर भी कदरे बेहतर थे। और जो यूरोपियन ज्यूज़ होते हैं ना, इनको अश्केनाज़ी ज्यूज़ भी कहा जाता है, ठीक है? दे आर कॉल्ड अश्केनाज़ी ज्यूज़। और यही अश्केनाज़ी ज्यूज़ जो हैं, ये ज़ायनिज़्म की बुनियाद जो है वो डालते हैं। फिर इनकी आबादी मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में भी थी, और ये ईस्टर्न यूरोप से जो है इनकी माइग्रेशंस यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में बहुत हुई, वेव्स में हुई, और वहाँ पे इनके हालात अच्छे थे, वहाँ पे
इन पे ऐसा कोई जुल्म इस तरह का नहीं था। वहाँ पे सोशली, कल्चरली, फिर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इन लोगों ने काफ़ी जो है वो तरक्की की, वहाँ में शामिल हुए। इस तरह का सूरत हाल था। अब हम जायनिज्म की तरफ आते हैं। जायनिज्म, अगर हम इस लफ्ज़ को देखें तो इसका ये जो जियोन वर्ड है, इसका मतलब है जो इससे मुराद जो है वो यरूशलेम का इलाका जो है वो माना जाता है, और स्पेशली जो टेम्पल माउंट का इलाका है, या स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जो कि जियोन उनको जो है वो कहा जाता है। और ये बेसिकली हिब्रू का वर्ड है। हिब्रू जो है ये इज़राइल की जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये इट्स फ्रॉम द सियोन वर्ड ऑफ द हिब्रू, जिससे ये जियोन वर्ड जो है इसका रूट वर्ड फ्रॉम हिब्रू है। और इसका जनरल मीनिंग जो है वो, लिटरल मीनिंग जो है इसका है वो है होली प्लेस, एक मुकद्दस जगह या किंगडम ऑफ हेवन। ठीक है, ये इसका जनरल मतलब है। तो एक स्पिरिचुअल वर्ड जो है ये माना जाता है ईसाइयों के लिए भी, ज्यूज के लिए भी। और इसी हिसाब से जो ये मूवमेंट चली, तो ये जायनिज्म के नाम से या जायनिस्ट मूवमेंट के नाम से जो है, इन्होंने हमेशा जो है हिब्रू के वर्ड्स और ऐसे रिलीजियस वर्ड्स यूज किए हैं टू स्टे रेलिवेंट टू द रिलीजन, टू अपील टू द मोर मासेस। हालांकि इसके जो जायनिस्ट मूवमेंट में हम देखेंगे कि इसके जो कर्ता धर्ता थे और इसमें ज़्यादातर जो लीडर्स थे वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज नहीं थे, वो ज़्यादातर सेक्युलर लोग थे। लेकिन एक नेशनल उनकी एक पॉलिटिकल मूवमेंट बेसिकली ये थी, मोर देन अ रिलीजियस मूवमेंट। इसके फाउंडर समझे जाते हैं थियोडोर हर्जल। ठीक है, थियोडोर हर्जल जो है ये जायनिज्म के या जायनिस्ट मूवमेंट के फाउंडर जो है ये माने जाते हैं। ये साहब जो है ये हंगरी में पैदा हुए, मई 2 1860 को बुडापेस्ट में। और ये फिर इनकी फैमिली मूव कर जाती है 78 में वियना को। ये इन्होंने लॉ में स्टडी की, डॉक्टर ऑफ लॉ ये बने और 1884 में। लेकिन बहुत जल्द इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस छोड़ दी। इन्होंने कुछ अर्सा प्रैक्टिस किया लेकिन फिर छोड़ दी, बिकॉज इनका मेन पैशन जो था वो राइटिंग में था। ये लिटरेचर जो है इनका पैशन था, ये लिखते थे। और फिर बाद में इनका जर्नलिज्म में भी शौक पैदा हुआ और इन्होंने बाकायदा जो है वो एज ए जर्नलिस्ट अपना प्रोफेशन जो है वो चूज़ किया, उस करियर को परस्यू किया और न्यू फ्री प्रेस नामी पब्लिकेशन में जो है ये काम करते थे। अब जिस दौर में ये थे और जिस दौर में ये फ्रांस गए, इनकी जो पब्लिकेशन थी ये पेरिस में थी। तो वो जो जब वहाँ पे ये शिफ्ट हुए तो एक हर इनके दौर अपने लाइफ में ना ये शौक होते गए, जो एंटी सेमेटिक जो इनके वेव्स हैं, इनके साथ जिस तरह का ताल्लुक एज अ ज्यू होता रहता था ड्यूरिंग हिज एजुकेशन, देन इन हिज सोशल लाइफ, तो वो इनको मुतासिर, वो इनके जहन में था, वो इनकी ब्रॉटअप में था। लेकिन एक मेन इवेंट जिसको समझा जाता है, जो कि इनके लिए और जो जो इन्होंने खुद एडमिट किया अपनी डायरी में, अपनी जो इन्होंने खुद अपने हाथों के लिखे हुए इनके अल्फाज हैं, जो इन्होंने एडमिट किया, जो इनके लिए एक ड्रिवन फोर्स बनी, वो एक स्पेसिफिक अफेयर था, एक स्पेसिफिक वाकया था, जिसके बाद इन्होंने एक बाकायदा जो है एक मूवमेंट, एक तहरीक जो है वो शुरू की। और वो वाकया क्या था? वो वाकया था द ड्रिफिस अफेयर। ड्रिफिस अफेयर जो है ये एल्फ्रेड ड्रिफिस से ताल्लुक़ रखता है। एल्फ्रेड ड्रिफिस जो है ये एक यहूदी आर्मी ऑफिसर था जो कि फ्रेंच आर्मी में था। ठीक है, और इस पर एक गलत इल्ज़ाम जो है, एक बहतान जो है वो लगा दिया जाता है गद्दारी का, कि इसने कुछ कागजात जो हैं वो दे दिए हैं, फ्रेंच डॉक्यूमेंट्स कुछ दे दिए हैं जर्मन एजेंट्स को। और इसके वजह से इसका जो है इसको प्रिजन में रखा जाता है, इसको कन्विक्शन हो जाती है, लाइफ सेंटेंस हो जाती है। पब्लिक सेरेमनी में एक अवामी तौर पर इसको ह्यूमिलिएट किया जाता है इन जनवरी 1895, और जहाँ पे एक जमे गफीर जो है वो इकट्ठा होता है, डेथ टू द ज्यूज के जो है वो नारे लगाए जाते हैं। हालांकि बाद में
जो है इसका रीट्रायल भी होता है लेटर ऑन। और जो असली मुजरिम है वो एक फ्रेंच सिपाही ही होता है जो पकड़ा जाता है, और वो उसको कन्विक्शन भी होती है, और ये वापस इनको रिक्रूट भी कर लिया जाता है, और ये फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक जो है वो तरक्की भी पाते हैं। लेकिन जितना भी अफेयर उस टाइम पे हुआ ज़ायनिस्ट मूवमेंट से पहले, थियोडर हर्जल जो है वो इस एज अ जर्नलिस्ट इस वाक़ये को वो कवर कर रहे थे, और वो बारीकियों में इसको कवर कर रहे थे, और वो बहुत उनकी जड़ में ये बात बैठ रही थी, और बहुत इस वाक़ये से मुतासिर हुए कि इसका अब कुछ होना चाहिए, और इन ज्यूज़ का जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट यहूदियों की होनी चाहिए। एक एक झंडे के अंदर, एक मूवमेंट के अंडर सारे ज्यूस को आना चाहिए, और कलेक्टिवली कोई एफर्ट करना चाहिए। उस टाइम पे जो है क्योंकि एंटी सेमेटिक वेव्स थी, तो फिर उसको काउंटर करने के लिए बहुत से छोटे छोटे जायनिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी बने हुए थे, जो कि अपने तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन जो कि कामयाबी हासिल हुई। और क्योंकि जो कि हर्जल था, इसने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जो है अपना मूवमेंट लॉन्च किया, और उसका प्रचार किया, और ये फेमस भी हुआ। तो कामयाबी वो सारे जो इसको हासिल भी हुई, और वो सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो इसी के झंडे के अंदर जो है वो आ गए। ये जो ड्रिफिस है इसका स्टैचू भी मुख्तलिफ जगहों पे मिलता है। ये म्यूजियम ऑफ पेरिस में भी इसका स्टैचू है, और इसराइल में भी इसी स्टैचू का रेप्लिका तल अवीव में भी उन्होंने इसको किया है। हज़ल ने फिर क्या किया कि 1895 में वाक़या हुआ था ड्रिफिस का, और 1896 में इसने एक पैम्फलेट बाकायदा लिखा जिसका नाम था द जूइश स्टेट। ठीक है, और इसमें इसने बिल्कुल डिटेल में सारी डिटेलिंग दी थी कि एक स्टेट जो है वो ज्यूज का वो होना चाहिए, एक मुल्क इनका अपना होना चाहिए, एक जगह इनकी अपनी होनी चाहिए, इनकी उस टाइम पे नहीं थी, ये सारे बिखरे हुए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और यूरोप में स्पेशली जो है वो बहुत परसिक्यूटेड थे। तो इसने ये जूइश स्टेट का पैम्फलेट जो है ये शाया किया, और इसमें इसने डिटेलिंग दी किस तरह का वो मुल्क होगा, क्या उसका सिस्टम होगा, किस तरह का रहन सहन होगा, कितना पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, क्या हर चीज़ उसने डिटेल में जो है इस पैम्फलेट पे वो शाया की। उसके बाद जो है इसने क्या किया कि मुख्तलिफ जगहों पे ये जाता रहा, कहीं पे ये अपनी जो है ये वोकल होता रहा, ये स्पीचेस करता रहा, बातें करता रहा, जो ऑलरेडी ज़ायनिस्ट ग्रुप्स थे उनको अप्रोच करता रहा, जो लीडर्स थे उनको अप्रोच करता रहा। कहीं पे उसको कामयाबी मिली, कहीं पे उसको नाकामी मिली, लेकिन इसकी जो पहली कामयाबी थी वो थी कि इसने पहली कांग्रेस जो थी वो बुलवाई, और इसने मुख्तलिफ जगह चूज़ की जहाँ पे लोगों ने इसको नहीं छोड़ा। लेकिन फाइनली ये बैसल के मुकाम पर, जो कि स्विट्जरलैंड में है, एक फर्स्ट कांग्रेस ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हो गया था, जिसमें 200 के करीब यहूदी जो थे उन्होंने शिरकत की, और ये मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ से जो है तो ये यहूदी थे। यूरोपियन, ईस्टर्न यूरोपियन से, यूरोप से उनका ज़्यादा ताल्लुक था, लेकिन इवन अमेरिकन ज्यूज़ ने उसमें हिस्सा लिया। मुख्तलिफ जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे, या जो पॉलिटिकली एक्टिव थे, या अगर कोई फाइनेंशियली बहुत कैपेबल थे, या डिफरेंट पॉलिटिकली एक्टिव ज्यूज जो थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो 200 के करीब जो है वो उस फर्स्ट बेजल कांग्रेस में जो है वो इकट्ठे हुए। और उसी फर्स्ट बेजल कांग्रेस में जो है वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पड़ी। 1897 से लेकर 1895 में वाकया होता है ड्रिफिस का, और उसके 2 साल बाद, उसके सिर्फ 2 साल बाद ही ये जायनिस्ट कांग्रेसेस शुरू हो जाती हैं। और 1897 से लेकर 1902 तक तकरीबन 6 जायनिस्ट कांग्रेसेस होती हैं, और ये कोई बेसूद कांग्रेसेस नहीं होती। हर कांग्रेस के नतीजे में नए नए जो है इनके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, नए नए इनके फाउंडेशंस, नए नए इनकी और सब ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, नए नए यूनिट्स बनते हैं, एंड एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और वेल फंडेड एंड वेल चेक्ड जो है इनका
काम जो है वो चल पड़ता है, जिसमें नाम जैसे वीजमैन हो गया, या जो मुख्तलिफ नाम जो हैं वो इसमें मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हमें नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इस एक सेशन में हमने फॉर्मेशन तक जाना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। चलो वील डू द सेशंस जिसमें हम पिन पॉइंट करके उनकी डिटेल्स में पिक एंड चूज करके उन टॉपिक्स की डिटेल्स में इंशाल्लाह जाएंगे। जब पहली ये बेसिल की कॉन्फ्रेंस ये कांग्रेस हुई तो हर्जल इतना जो है तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, और उसने अपनी डायरी में इवन यहाँ तक लिखा, वर आई टू सम अप द बेसिल कांग्रेस इन अ वर्ड which I shall guard against pronouncing publicly, it would be this. At Basel, I founded the Jewish state. If I said this out loud today, I would be answered by universal laughter. If not in 5 years, certainly in 50, everyone will know it. Just see the confidence कि उसने कहा कि ये पहली कांग्रेस में ही ये स्टेट बन चुकी है, और अगर मैं अभी ये सबके सामने कहता हूं ना तो सब हंसेंगे मुझ पे, लेकिन 5 नहीं तो 50 साल में सबको पता चल जाएगा कि वाकई में ये स्टेट वजूद में आ चुकी है। इसने एक नॉवल भी लिखा था एट न्यू लैंड 1902 में, ओल्ड न्यू लैंड जिसका इस वर्ड का मतलब है, जिसमें फिर से इसने अपने जो इसका जो ड्रीम था जूविश लैंड का, उसने बिल्कुल डिटेल से उस नॉवल में एक्सप्रेस किया था कि वो किस तरह का लैंड होगा, और उसको डिस्क्राइब किया था। हर्जल जो है ये इसकी डेथ हो जाती है 1904 में, यानी कि 44 ईयर्स की एज में जो है इसकी डेथ हो जाती है। ये जो है इसकी वफात या जो रीजन इसका डेथ का बनता है वो एक दिल की बीमारी होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि और कहा जाता है कि बहुत स्ट्रेस की वजह से और एक्टिव लाइफ की वजह से और बहुत मूवमेंट की वजह से, वट एवर द कॉजेज वर, बट ही डाइड ऑफ अ हार्ट एलिमेंट नियर वियना। वियना में के करीब उन जो है उसकी डेथ होती है, और 44 ईयर्स ऑफ एज में उसकी डेथ होती है। उसको वियना में ही दफन किया जाता है, लेकिन बाद में जब इसराइल क्लेम करती है अपनी एग्जिस्टेंस तो 1949 में उसकी जो रिमेन्स हैं वो वहां से निकाल कर, वियना के करीब से निकाल कर उसको जेरूशलम में शिफ्ट किया जाता है, और माउंट हर्जल के नाम से जिस हिल पे, ठीक है, एक वेस्ट ऑफ द सिटी में, वेस्ट ऑफ द जेरूशलम में एक हिल है जहां पे उसको दोबारा से दफनाया जाता है, और वो हिल जो है वो माउंट हर्जल के नाम से ही जानी जाती है। और वो जो माउंट हर्जल है वो इनकी एक सेमेट्री भी है, एक कब्रिस्तान, वहां पे और भी बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं जो कि इनके इम्पोर्टेंट लोग थे, और एक मेमोरियल भी जो है वो है वो जगह। तो बहरहाल उसका टूम जो है या उसके जो कब्र है वो अभी यरूशलेम में है। अब हर्जल तो जो हर्जल है उसकी डेथ जो हो जाती है, और वो अपने जो जायनिस्ट उसकी मूवमेंट है उसकी फ्रूट्स जो है वो नहीं देख पाता, लेकिन ये बहुत एक ऑर्गेनाइज मूवमेंट होती है, और इसमें जो बाकी के जो लोग हैं वो अपना रोल बड़ा अच्छा निभाते हैं, और हर एक जो है वो बड़ा इफेक्टिवली इसमें जो है पार्टिसिपेट करता है। और इस सेशन का आज का मेरा मकसद भी ये है कि वो कहते हैं ना, आप दुश्मन से भी सीखते हैं, तो या दुश्मन की स्ट्रेटजी को बहुत करीब से देखना। अगर आपको दुश्मन को जेर करना है तो कम से कम आपको उसके बारे में पता तो हो। तो एक शर्मनाक बात है कि हमें इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो ये जो जायनिस्ट मूवमेंट थी जिसको हम दिन रात लानत कर रहे होते हैं उसको, तो ये है कि बड़ी कंसिस्टेंट, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, बड़ी, अगर एक इनका पॉलिटिकल मूवमेंट भी थी, एक एजेंडा उनका जो भी था, नेक था नहीं था, जो भी था उनके अपने फायदे का था, और बड़ा ऑर्गेनाइज उन्होंने उसको अप्रोच किया। तो इसमें कुछ चीजें हैं जिनको मैं जरूर हाईलाइट वो करूंगी। अच्छा, एक टर्म यहाँ पे आ जाती है अलिया की, ठीक है, ये भी हिब्रू वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब है एसेंट या राइज, टू गो अप, ठीक है। स्पिरिचुअली राइज भी हम इसे कह सकते हैं, या इसको राइज टुवर्ड्स द जो इनका जेरूशलम है वो भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये अलिया का जो वर्ड है, ये जो इनकी जूइश इमिग्रेशन हो रही थी ना,
from the Europe and rest of the world towards Palestine. तो इस इमिग्रेशन को नाम दिया जाता है अलिया का। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट वेव्स आई हैं। एक वेव जो इसकी थी ना, वो तो 1882 से 1903 तक जो है वो मानी जाती है। ठीक है, और उसका जो मोटिवेशन है वो ज्यादातर जो रशिया में पोग्राम्स हो रहे थे ना, जो इन पे जो वायलेंट अटैक्स हो रहे थे और जो चीजें हो रही थी, तो उसको जो है वो फर्स्ट अलिया की कॉज जो है वो बनती है। ठीक है, और उसमें तकरीबन 25,000 से 35,000 तक के जो यहूदी हैं वो ऑटोमन कंट्रोल्ड फ़लस्तीन में जो है वो आते हैं, और यहाँ पर ये पहले जो है ना ये कंट्री साइड पर आबाद होने शुरू होते हैं, जो कि वहाँ पर ज़मीनें खरीदते हैं और वहाँ पर अपनी एग्रीकल्चरल कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, फिर उन ज़मीनों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर जो है वहाँ पे ज़राअत जो है वो शुरू करते हैं। और ये जो इनको ज़मीनें खरीदने के लिए जो पैसा है, ये वहाँ के इनके जो जूस फिलंथ्रोपिस्ट्स हैं ना, जैसे कि जिनमें बैरन एडमंड जेम्स डी रॉथशाइल्ड जो है, ये इस तरह के फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं वो इनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, और वो यहाँ पर आकर ज़मीनें खरीदते हैं और फिर वहाँ पर आबादकारी अपनी करते हैं। अ, ये इसी ज़माने में ना इन लोगों ने ये किबुत्ज़ और तेल अवीव और ये वाली बस्तियाँ बनानी जो हैं, ये पहली जो हैं ये शुरू की। सेकंड अलिया जो है ना, ये हम पहले जो अलिया की जो वेव्स है ना, इनको हम ओवरऑल पढ़ लेते हैं, फिर उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जिनकी टर्मिनोलॉजी से शायद आप वाकिफ ना हो, वो आगे आ रही हैं, वो हम देखेंगे। सेकंड अलिया जो है ये 1904 से 1914 तक जो है 1914 तक समझी जाती है। ये जो है ना, तो ये भी पोग्राम के नतीजे में, और फिर 1904 की डेट है ना, जायनिस्ट हमने देखा कि वर्ल्ड जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1897 में बन जाती है, 1897 में। तो उनकी भी एफर्ट इसमें अब शुरू हो जाती है फ्रॉम द सेकेंड अलिया। ठीक है, और उसमें 35,000 ज्यूज जो हैं वो इमिग्रेट होके आते हैं, और वही जो है उनका एग्रीकल्चर में और जूइश लेबर फोर्स फॉर्मेशन में और हिब्रू लैंग्वेज की रिवाइवल जो है वो इनकी आइडियोलॉजी में उस टाइम शामिल होता है। और इसमें भी यही थियोडोर हर्जल और इनके इन्फ्लुएंस के अंडर जो है ये इमिग्रेशन होती है। थर्ड अलिया जो है ये 1919 से लेकर 1923 तक। अब यहाँ 23 की डेट आ गई है, 19 की डेट आ गई है, तो ये अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद और बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद, अब ये क्या चीज़ें हैं, इनका क्या था, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन इनका असर इसमें होता है, और तकरीबन 40,000 ज्यूज जो हैं वो आते हैं फ़लस्तीन। फोर्थ अलिया जो है वो 24 से लेकर 29 तक, 1924 से 29 तक, और इसमें जो है इकोनॉमिक हार्डशिप एंड एंटी सेमेटिक पॉलिसीज जो कि पोलैंड एंड हंगरी में अलोंग विद यूएस इमिग्रेशन कोटाज लिमिटिंग एंट्री, अमेरिका भी इन पे कोटाज लगा देता है। ठीक है, इनकी इमिग्रेशन को लिमिट कर देता है, तो इनका पूरा रुख जो है वो फ़लस्तीन की तरफ हो जाता है, और 80,000 ज्यूज जो है वो इस टाइम पीरियड में है वो आते हैं। और अब वो सिर्फ कंट्री साइड पे नहीं, बल्कि अब वो अर्बन डेवलपमेंट्स भी शुरू करते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस शुरू करते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर पे इक्तिफा नहीं करते। फिफ्थ अलिया जो है वो 1929 से 1939 तक माना जाता है, जिसमें अब जो है वो पर्टिकुलरली जो कि अब नाजिज्म जो है वो जर्मनी में उरूज उसका है, एंटीसेमेटिक पॉलिसीज हैं यूरोप में। अब ये 2 लाख ज्यूज जो हैं ये इमिग्रेट होकर आते हैं फ़लस्तीन में, और इसमें जो है अर्बन ग्रोथ होती है, including the expansion of Tel Aviv and further development of economic infrastructures जो भी इनके हैं। और इन सब जो अच्छा जो पोस्ट हॉलोकॉस्ट इमिग्रेशन है ना, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इलीगली आते हैं, क्योंकि पहले तो इनके जो जितने भी अलियाज होते हैं, इमिग्रेशन होती हैं, उनको सपोर्ट हासिल होती है, लीगल सपोर्ट हासिल होती है ब्रिटिश की, लेकिन फिर हम आगे देखेंगे कि इवन फिर ब्रिटिश भी इनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, लेकिन फिर ये इलीगली भी आते हैं। ठीक है, तो ये इनकी डिफरेंट वेव्स थी। अब ये एक बहुत देखने वाली चीज है और ये नोट करने वाली चीज है कि ये मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सपोर्ट की, ये जो जितनी इमिग्रेशन हुई है ना, ये ऐसी कोई अनऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेशन नहीं थी कि बस लोग आ रहे हैं और कोई बस उनको पता नहीं है और करना क्या है, नहीं, लोग बाकायदा प्लान करके आते थे,
उनके पास पैसे होते थे जिनसे वो वहां पे जमीन खरीदते थे, उस जमीन पे काम करते थे और बस्तियां आबाद करते थे, फोर्स बनाते थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाते थे, वोकेशनल सेंटर्स बनाते थे, वो हम सब देखेंगे। इनकी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉपर जो जो चीज एक कम्युनिटी को, एक सोसाइटी को, एक उसको ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सब चीजें इन्होंने बनाई, प्लान करके बनाई, और इनको फायदा हुआ, और वो अभी तक वर्किंग कंडीशंस में है। अब जैसे फंड रेजिंग ये करते थे, जिसमें जूइश नेशनल फंड के नाम से इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है ना, तो ये फंडिंग ये करते थे बाकायदा ज्यूज से और लोगों से, और उसको फिर ये इस्तेमाल करते थे बाइंग लैंड, जमीन खरीदने में, सेटिंग अप एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर रोडें बनाना, बस्तियां बनाना, सब चीजें बनाना, उसके लिए फंडिंग होती थी और उसका इस्तेमाल होता था। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स जो है वो भी पेड होती थी, सपोर्टेड होती थी, ऑर्गेनाइज्ड होती थी। ये नहीं कि बस आए जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस प्लान्ड एंड फैसिलिटेटेड द ट्रैवल ऑफ इमिग्रेंट्स, ऑफन नेगोशिएटिंग विद शिपिंग कंपनीज। शिप्स के थ्रू आते थे तो नेगोशिएशंस होती थी कंपनीज के साथ, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस थे वो करते थे। एंड लेटर एज रिस्ट्रिक्शंस इंक्रीज्ड, ऑर्गेनाइजिंग इलीगल इमिग्रेशन अंडर ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शंस, जो कि बाद में होती हैं। फिर settlement programs. Upon arrival, immigrants were often supported through training programs in agriculture and language. वहां पे इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए थे, जो कि इनको जो हिब्रू लैंग्वेज थी ना वो भी सिखाते थे, अपने देखें अपनी जुबान को ये कैसे रिवाइव कर रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर में काम कैसे करना है वो भी सिखाते थे, वो उनको छोड़ नहीं दिया अल्लाह के नाम पे कि बस अब इनका यहाँ पे जो बनता है, उंगली पकड़ के उनको पैसा दे के ये सब चीजें जो है ये हो रही हैं। एंड वर समटाइम्स प्लेस इन किबुत्जिज्म एंड अदर कोऑपरेटिव सेटलमेंट्स, उनको प्लेसमेंट्स बाकायदा दी जाती थी कि यहाँ यहाँ ये लोग रहेंगे, ये लोग आबाद होंगे। एक आप देख रहे हैं कितनी ऑर्गेनाइज्ड ये एफर्ट है। ओके, अब ये कुछ नाम है जो कि मैं एज अ क्वेश्चन भी यहाँ पे छोड़ी जा रही हूँ, एज इसको नोट करने के हवाले से भी मेंशन कर रही हूँ, इसको हाईलाइट करने वाले के हवाले से भी मेंशन कर रही हूँ, और इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए कि कितनी ऑर्गेनाइज ये मूवमेंट थी। जूइश नेशनल फंड, आपको पता है ये अभी तक फंक्शनल है, आपको पता है ये अभी तक फंडिंग करता है, ये अभी तक जो है तो उस फंडिंग से इसराइल में जो है तो वो काम होते हैं। ये अगर आप इसको गूगल पे चेक करें ना तो आपको बाकायदा जूइश नेशनल फंड के नाम से डिफरेंट कंट्रीज में, कनाडा का, अमेरिका का, अपना अपना जो है ना इनका सेंटर नजर आता है। और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, इसको कि ये ब्लू बॉक्स, ये आप अगर JNF कनाडा गूगल पे देंगे, मुख्तलिफ इनकी जो है तो ऑफिशियल वेबसाइट्स निकलती हैं जूइश नेशनल फंड की। इन पे मैं देख रही थी तो ये आप देखें जरा, नजर आ रहा है आप लोगों को? म्यूट है। ये आपको नजर आ रहा है ये स्क्रीन? इसमें देखें, ओके, अच्छा इसमें देखें इन्होंने ये ब्लू बॉक्स बनाए हुए थे बाकायदा, लिटिल ब्लू बॉक्स, ये 1904 से, ये देखें अर्ली 1900s में डॉक्टर थियोडोर हर्जल पर्सनल ब्लू बॉक्स, अपनी जिंदगी में ये ये जो है इसने काम किया है, ये ब्लू बॉक्स बनाया है, ये उनका साइन इस पे। फिर 1908 में द फीनिक्स ट्री बॉक्स, फिर 1910 में इसका देख लें, 12 में, 20s में, 30s में, 34 में, 40 में, बाकायदा कंसिस्टेंटली ये चीज जो है वो चली आ रही है। फिर आगे देख लें, 46 में अकबा एडिशन, 48 में डेकोरेटिव एक और इनका बॉक्स निकलता है, 50 में, 60 में, 60s में, 70s में, 80s में, 90 में, कंसिस्टेंटली जब आप टाइम पीरियड पे देखें ना इनके ब्लू बॉक्स, और ये ब्लू बॉक्स इस्तेमाल किस लिए होता था? ये ब्लू बॉक्स इस्तेमाल होता था
कि जो इनके वो होते थे ना, इनको ना चंदा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये डिफरेंट जगहों पे भी लगे होते थे। इनको जो है ज्यूस के जो लो ज्यूस जो हैं, जो बच्चे हो बड़े हो नौजवान हो, ये घर घर भी लेके पढ़ते थे। मतलब अगर छोटा जू है या बड़ा जू है, सबके सब फंड कर रहे हैं जूइश नेशनल फंड को। ठीक है। उसके बाद जो है, ये एक और आप देखें उसी दौर की इनकी फॉर्मेशन है, टेक्नियन। इस टेक्नियन को अगर आप अभी भी दें ना गूगल पे, ये टेक्नियन इनकी इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इनका शुरू में एज ए वोकेशनल सेंटर हुआ था। इसका आप फाउंडेड देखें, ये बना है कब, 1912 में। ठीक है। और ये अब इस लेवल का है, इतनी ये तरक्की कर चुका है कि इसको दुनिया में इसका अपना एक नाम है। और इसकी इससे अपने जो है, तो इसकी जो ग्रेजुएट्स और जो निकलते हैं, तो ये टेक्नियन की दाग बेल पड़ी थी 1912 में। ठीक है। और ये सारा जायनिस्ट मूवमेंट की जो है ना, तो ये उसकी फतूहात हैं, या जो भी उसका जो काम है। ठीक है। टेक्नियन का अगर यहाँ पे देख लें, तो ये टेक्नियन इसराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ प्रेस्टिजियस पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी इन हाइफा इसराइल। एक रिसर्च यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई। या आप इनका फोकस देखें किस चीज पे है। Known for its high level engineering, science, and technology education, it plays a significant role in the Israeli tech ecosystem and is often credited with fueling the country's reputation as a startup nation. ये बनी कब थी, 1912 में। द टेक्नियन वाज फाउंडेड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल, मेकिंग इट द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द country. The first classes began in 1924 with an initial focus on civil engineering. सिविल इंजीनियरिंग सबसे पहले इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई। फिर एकेडमिक एंड रिसर्च एक्सीलेंस field of study, the science, the Technion offers degrees in science and engineering, and also architecture, medicine, industrial management, and education. It is known for its rigorous academic standards and innovation. अब इसकी contributions क्या है टेक्नोलॉजी में? The university has played a central role in developing technologies like drip irrigation. जो ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी है ना, ये जो मौसमी बारिशें होती हैं, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये यहाँ से डेवलप करने में उसका की रोल है टेक्नियन का। मेमोरी स्टिक्स एंड इट्स फैकल्टी एंड एलुमनाई इंक्लूड नोबेल लॉरेट्स इन केमिस्ट्री। ठीक है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस अगर हम देखें टेक्नियन की, द टेक्नियन हैज पार्टनरशिप्स विद इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, एनहांसिंग इट्स ग्लोबल आउटरीच एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज। ठीक है। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े उसके साथ इसकी कोलैबोरेशंस हैं। इसकी एक ब्रांच जो है वो न्यूयॉर्क में भी है। ठीक है। जिसको जेकब्स टेक्नियन कॉर्नेल इंस्टीट्यूट जो है, एट कॉर्नेल टेक जो है, वो 2013 में जो है ये कायम हुई, इसकी ब्रांच न्यूयॉर्क में। और अभी जो है ना, इसने चाइना में अपना एक प्लान अनाउंस किया है कि वहां एक अपना ब्रांच जो है वो खोलेगा। ठीक है। और इसकी एलुमनाई जो है ना, बड़े बड़े इसके नोबेल लॉरेट्स हैं, इसके जो एलुमनाई हैं। तो इसका बात करने का मकसद ये है कि इनका फोकस देखें आप। लैंग्वेज को रिवाइव कर रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स खोल रहे हैं, वोकेशनल सेंटर्स, साइंस टेक्नोलॉजी, कौन कौन सी चीजों पे ये हाथ डाल रहे हैं। और फंडिंग कहाँ से हो रही है? जेएनएफ से। और इस तरह और भी इनकी फंडिंग और भी ऑर्गेनाइजेशन थी, सिर्फ एक जेएनएफ नहीं था। फिर अगर आप आगे देखें, हिब्रू रिवाइवल। हमारा अरबी जो है, अरबी वो तो कभी मरी ही नहीं है ना। कुरान जो है वो अरबी में है, अभी तक जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी जो है इतनी वास्ट लैंग्वेज है, अल्लाह की जो सेलेक्ट करदा जो है वो लैंग्वेज है। और ये जो किसी की वीडियो ऑन है, रूबी आपकी इसको ऑफ करें।
अच्छा, तो हिब्रू रिवाइवल पे इन्होंने बाकायदा काम किया। और हिब्रू रिवाइवल इट इज अमेजिंग अगर आप इसको देखें कि इन्होंने इस पे किस तरह काम किया है। ठीक है, द रिवाइवल ऑफ हिब्रू एज अ मॉडर्न स्पोकन लैंग्वेज। हिब्रू तो बहुत पुरानी जबान थी इनकी। मॉडर्न, अब इसमें मॉडर्न अल्फाज कैसे लाएं, उसको दोबारा से जिंदा कैसे करें, उसमें नए अल्फाजों की जरूरत थी, नए नए जो है वो चीजों की जरूरत थी, उस पे बाकायदा काम हुआ। The revival of Hebrew as a modern spoken language is one of the most notable cultural achievements of the Zionist movement, primarily driven by the efforts of Eliezer ben Yehuda. Here's how it unfolded. अब थोड़ा सा इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने इसको रिवाइव किया। एलाइजर बिन यहूदा जो था ना, वो अब उसको इंटरेस्ट था इसमें, और उसने इस काम को किया। एलाइजर बिन यहूदा इज क्रेडिटेड एज द प्राइमरी फिगर बिहाइंड द रिवाइवल ऑफ हिब्रू। अब ये इज्जाक में पैदा हुआ था, बेलारूस में। और ये इसका ना नजरियाती इसका एक था कि ही वॉज कन्विंस्ड दैट द रिन्यूअल ऑफ द जूइश पीपल इन देयर एंसेस्ट्रल होमलैंड रिक्वायर्ड अ कॉमन लैंग्वेज। एक कॉमन लैंग्वेज की जरूरत है, जो कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि मुसलमान उम्मत है तो उनको एक कॉमन अरेबिक लैंग्वेज की जरूरत है। एक नेशन होता है तो उसको एक नेशनल लैंग्वेज की जरूरत होती है। एक उम्मत होती है तो उम्मत को की लैंग्वेज तो अल्लाह दे चुका है। इन्होंने बाकायदा पूरी दुनिया की जूस के लिए अपने हिब्रू को क्या किया, रिवाइव किया। अपॉन मूविंग टू पैलेस्टाइन इन 1881 की बात है। ठीक है, 1881 में ये फलस्तीन आया है। अभी जायनिस्ट मूवमेंट प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुई कि ये बंदा आया है। जायनिस्ट मूवमेंट आपकी उसकी ऑर्गेनाइजेशन 1897 में जो है वो स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे इसने क्या किया, हिब्रू को प्रमोट करता था एज अ मीन्स ऑफ एवरीडे कम्युनिकेशन। अब इसने प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट किस तरह की। बिन यहूदा डेवलप हंड्रेड्स ऑफ न्यू हिब्रू वर्ड्स को डेवलप किया टू एकोमोडेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स एंड आइटम्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट इन बिब्लिकल टाइम्स। ठीक है, वो तो पुरानी जबान थी, उसके अंदर नई चीजें डाली, नई अल्फाज डाले। His methods included borrowing from ancient languages, adapting biblical word to new meanings, and coining entirely new words. पुराने रूट वर्ड्स लेके, बिब्लिकल हिब्रू के रूट वर्ड्स ही लेके उसमें से नए नए लफ्ज इसने हिब्रू के लिए बनाए। पर्सनल कमिटमेंट इसने क्या की, इसने पर्सनल, देखें अब इस लेवल को देखें, पर्सनल कमिटमेंट इसने क्या की। बेन यहूदा एंड हिज वाइफ देबोरा committed to raising their first son, Itamar ben Avi, in a household where only Hebrew was spoken, making him the first native modern Hebrew speaker. Educational efforts इसने क्या की, Ben Yehuda pushed for the use of Hebrew in education, persuading schools in Jewish communities to teach and use Hebrew as their instructional language. अपने घर में अपने बेटे को सिर्फ हिब्रू में उसने बड़ा किया, वो बचपन से हिब्रू बोल रहा था। स्कूल्स में उसको डाला, हर जगह पे उसने जो है जो इसकी प्रोपेगेशन की, publication efforts kiye. He founded the newspaper Hazvi to disseminate the language and its use to the wider community. He also began work on a comprehensive Hebrew dictionary which documented the old and new vocabulary. Just आप देखें एक बंदा क्या कुछ कर सकता है अगर वो करने पे आए। रोल ऑफ जायनिज्म, इसमें जायनिस्ट ने इसको पूरा सपोर्ट किया। द रिवाइवल ऑफ हिब्रू वाज इंडीड क्लोजली टाइड टू द जायनिस्ट मूवमेंट, ऑल्दो इट स्टार्टेड एज अ पर्सनल मिशन ऑफ बेन यहूदा, क्योंकि 1881 में वो फलस्तीन आया था, लेकिन जब 97 में जायनिस्ट मूवमेंट बन जाती है तो बस फिर वो इनकी चीज बन जाती है, वो इसको फुल सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो तहरीकें इस तरह चलती हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देख लें कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, कितनी चीजें बनी हुई हैं मुसलमानों की अलग अलग, और एक पे दूसरे का नाम बुरा लगता है तो दूसरे पे तीसरे का नाम बुरा लगता है ना, प्रॉपर कोई एफर्ट नहीं हो रही। वी आर ऑल ओवर द प्लेस। और इनका देखें कि जो बंदा इनको अपने काम का लग रहा है, जो बंदा एफर्ट कर रहा है, उसको वो जायनिस्ट मूवमेंट जो है वो अडेप्ट कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, उनको फंड कर रही है, उनके लिए उनके साथ प्लानिंग कर रही है, उसको एग्जीक्यूट कर रही है, एग्जीक्यूशन बॉडीज बनाई है, फंडिंग बॉडीज बनाई है, प्लानिंग बॉडीज बनाई है। जस्ट लुक एट द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट दैट दे आर डूइंग।
While deeply integrated into Zionist ideology, the revival of Hebrew also had broader cultural, historical motivation. वो तो एक जनरल सी बात हो जाती है. But this is a wonder that they have done. ठीक है, हम तो जिंदा लैंग्वेज अरेबिक जो है उसको जिंदा को ही नहीं सीख पा रहे, इन्होंने डेड को जो है वो जिंदा किया है. फिर एक और इनका जो है ना, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम. जो हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम है ये 1918 में बनी है. सोचें 1918 में, जब इनकी माइग्रेशन अभी चल रही थी, बिल्कुल शुरू के पीरियड में थी. 1914 में आपकी वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है, वो उसके करीब करीब ये यूनिवर्सिटी बनी है. Opening its doors in 1925, it was one of first Zionist institution in Palestine, symbolizing the rebirth of the Jewish homeland and the commitment to scholarly and scientific excellence. Founding and vision, foundational goals, और इसके goals क्या थे? The university was founded with the goal of being a center of higher learning for the Jewish people and to foster a deeper understanding of the region and its complexities. ठीक है, एक research institute जब आप बनाते हैं तो देखें रीजन मीन्स कि जिस जगह पे अब उनकी माइग्रेशन हो रही है वहां को अंडरस्टैंड करना, वहां की प्लानिंग करना और लोगों को लाना. रिसर्चेस चाहिए होती हैं इस चीजों के लिए, लोग चाहिए होते हैं इसके लिए, आपको स्कॉलर सपोर्ट चाहिए होती है, आपको इंटेलेक्चुअल्स चाहिए होती हैं. तो उसको फॉस्टर करने के लिए उन्होंने ये चीज की. ठीक है, क्योंकि प्लानिंग की डेप्थ होती है जब आपके पास स्कॉलरली और ये चीजें होती हैं. The initiative to establish university was endorsed by leading figures of Zionist movement, including Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber, and Chaim Weizmann, who later became Israel's first president and was also a chemist. The cornerstone laying ceremony 1918 में माउंट स्कोपस पे जो है इसका एक पूरा इसकी सेरेमनी हुई. ठीक है, और जिसको चैम वीजमैन चीफ रब्बाई वहां उस टाइम का जो था अब्राहम आइजैक कुक एंड सर हर्बर्ट सैमुअल, इन लोगों ने अटेंड की. दिस इवेंट वाज अ सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक एक्ट इन द ज़ायनिस्ट एंडेवर. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक एक्सपेंशन अगर आप इसकी देखें, इनिशियली द हिब्रू यूनिवर्सिटी included faculties like humanities and science. Over the decades, it expanded to include a wide range of disciplines such as social sciences, law, medicine, agriculture, dental medicine, and more. Research contributions इसकी क्या है? The university is known for its intensive research and has a global reputation for its quality. It has produced a wide array of research that has had significant scientific, technological, and humanitarian impact. Contributions and achievements क्या हैं? Nobel laureates, इनको भी नोबेल प्राइजेस मिल चुके हैं. यहाँ के जो जितने भी इसके स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं. द हिब्रू यूनिवर्सिटी boasts several Nobel laureates among its alumni and faculty, including Ada Yunath, केमिस्ट्री में 2009 को में मिला, डेनियल कानमैन. इनोवेशंस एंड स्टार्टअप्स अगर अब इसकी देखें, यूनिवर्सिटी हैज बीन अ बर्थ प्लेस फॉर मेनी इनोवेशंस एंड स्टार्टअप कंपनीज, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन. ठीक है, तो ये इसको कहने का मकसद ये है कि आप जरा उनके जहनों में घुसें, उनकी स्ट्रेटजीज में घुसें, और यही उनके पैटर्न्स आज भी हैं. आपके मीडिया को, आपके मुल्क को, हर एक इस्लामी मुल्क को, हर चीज को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं. और आप देखें कि क्यों कर रहे हैं. उनकी सोच आप देखें वो कहाँ तक बारीकी में जाके और किस यूनिटी से और किस बारीकबीनी से काम करते हैं. तो ये प्रोमिनेंट कुछ जायनिस्ट चीजें थी जिनको मेंशन करना. अभी ये जो हिब्रू यूनिवर्सिटी है ना, इसको अगर आप गूगल करें, ये इसको अगर आप गूगल करें, हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूशलम, ये अभी भी है. और इसकी अगर आप फाउंडेशन देखें, ये 1925 में इसकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं. इसके अगर आप फाउंडर्स में देखें, एल्बर्ट आइंस्टाइन, चैम वीजमैन, ये सारे जो नया नाम है ना, ये उस टाइम के जायनिस्ट मूवमेंट के नाम है. स्पेशली ये चैम वीजमैन, इनका बहुत प्रोमिनेंट नाम है. ये जायनिस्ट मूवमेंट की जो चीजें हैं ना, वो अभी तक इनकी चल रही हैं, और ये फखरिया प्राउडली इसको ओन करते हैं.
अच्छा जी। ये कुछ मेन चीजें थी, बेसिक चीजें थी जो मुझे लगा कि इसको, इनको मेंशन करना, इन पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे जाते हैं और अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि फिर क्या हुआ। अच्छा, अब ये लोगों की इमिग्रेशन जो है वो जारी हैं, या एग्रीकल्चर पे जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे शुरू शुरू में जैसे आते जाते हैं, पहले एग्रीकल्चर को पकड़ते हैं, इनके किबुट्स में तेल अवीव की बस्तियां जो हैं ये आबाद करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के जो अरब है ना, जो कि फलस्तीन के अरब हैं, पहले तो उनको इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे अब उनको एहसास होता जा रहा है कि भाई इनकी तो यहाँ पे तो आबादी ज्यादा होती जा रही है, अब उनमें जो है तो वो टेंशन, सिर्फ आबादी नहीं, फिर वो वहाँ पे एक्टिवली काम भी कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आबादी तो नहीं है, फिर वो एक्टिवली काम भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, फिर आगे बिजनेसेस में, आगे बस्तियों आबाद कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो अब अरब और ज्यूज की जो है ना, तो वो टेंशन लोकल लेवल पे, नहीं, वो जो स्ट्रीट फाइट्स होती हैं, छोटी छोटी फाइट्स, छोटी छोटी टेंशन जो है वो ग्रुप्स की, और वो जो है वो शुरू हो जाती हैं। अब ये क्या करते हैं, जो इसराइलीज हैं, कि जो कि उस टाइम के जो ज्यूज हैं, ठीक है, कि ये सेल्फ डिफेंस ग्रुप्स जो हैं ये बनाते हैं, अटैकिंग ग्रुप्स जो हैं वो बनाते हैं, और यही जो इनके जो लोकल इनका नेबरहुड वॉच होता है, या जो ग्रुप्स होते हैं, ये बाद में ये हगाना, और यही हगाना जो है ना, ये बाद में अभी जो मौजूदा आईडीएफ है, जो कि अभी ये लड़ रही है इसराइल की साइड से। लड़ क्या रही है, वहां पे तो लड़ने के लिए तो है ही नहीं कोई कुछ फलस्तीन में, जो कि एक्ट कर रही है, जो कि एग्रेसिवली अटैक कर रही है फलस्तीन की जो जो भी गजा का इलाका है और वेस्ट बैंक का इलाका, जो कि वहीं पे रह गए हैं फलस्तीनी, तो उसको जो कर रही है वो आईडीएफ का जो अभी फोर्स है, वो यहीं से उसका ओरिजिन हुआ, उस जमाने से उसका ओरिजिन हुआ, जो कि मुख्तलिफ नाम और रूप जो है वो लेती रही, और अभी वो आईडीएफ के नाम से जो है वो जानी जाती है। अब इसमें जो है ना, तो एक बहुत बड़ी चीज जो कि बार बार जिसका जिक्र करते हैं और जो पॉइंट ऑफ फोकस है, वो लॉबिंग है, कि इन्होंने किस तरह ना, ये जो ज्यूस 200 आए थे ना फर्स्ट कांग्रेस में, ये जब गए हैं ना वापस अपनी अपनी जगहों पे, इन्होंने काम किया है, वहां को पेनिट्रेट किया है। अब जैसे अमेरिका गए हैं, या यूके गए हैं, या इवन ऑटोमन एम्पायर को, हर जगह इनकी नेगोशिएशंस जारी थी। इन्होंने ऑटोमन एम्पायर को भी अप्रोच किया, हर्जल जो था ना, इसने जो खिलाफत उस्मानिया से भी बात करना चाहता था डायरेक्ट फलस्तीन के लिए, कि हमें फंड प्रोवाइड करो, हम फलस्तीन को वो करते हैं। अच्छा, जो ब्रिटिशर्स थे, उनसे ये अपनी इनकी जो है नेगोशिएशंस और जो है अप्रोचेज और काम और ये चीजें जारी थी, कुछ लीगल हो रही थी, कुछ इलीगल हो रही थी, कुछ ओवर द टेबल, कुछ अंडर द टेबल, एंड सेम इन अमेरिका। ये पावर पकड़ रहे थे, ये पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे, ये हर जगह जो है, तो ये इनकी एक लॉबिंग की, जिसको हम बहुत लैक करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान। वी हैव नो फ्रेंड्स, हमारे अपने रीजन में भी कोई फ्रेंड्स नहीं है, इंटरनेशनली में भी हमारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई हमारी जीरो लॉबिंग है, कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। बतौर उम्मत तो खैर वो जो सूरत हाल है वो आपको पता है, लेकिन ये जो इनका एक बहुत बड़ा टैक्टिक है, और जो ये अभी भी यूज करते हैं, तो वो लोग, क्योंकि इनकी तादाद बहुत कम है, ज्यूज जो स्पेशली जो जायनिस्ट हैं, ये तो कुछ लाख है, 3 लाख है कि कितने, बहुत कम तादाद है, और ये कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया के नैरेट कि जो उसकी बिल्डिंग है, जो भी होता है दुनिया की पॉलिटिक्स में, जो मेजर डिसीजंस और हर चीज में इनका काम होता है। तो ये इनकी जो लॉबिंग है ना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अंदर से ये कुछ भी काम करें, ऊपर से इनका नैरेटिव बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग है। अभी अगर आप इसका, इन लोगों का वो भी देख लें ना, अभी इन्होंने जो फलस्तीन में किया है, तो ये अगर हॉस्पिटल पे हमला किया है, अगर अगर जो भी किया है, मुकर जाते हैं, साफ मुकर जाते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग में हमने किया ही नहीं है, ये तो बस वो मिसाइल आ गया था, ये वो हो गया था। अच्छा, अक्टूबर 7 के कितने इन्होंने झूठ और दरोग जो है वो गोई की है इनकी नैरेटिव बिल्डिंग में, पता नहीं कितने बिहेडेड बेबीज, तो ये रेप, तो वो चीज, तो वो चीज, जिसका वजूद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो ये इनकी ना, ये इनके टैक्टिक्स हैं जो इनको ये यूज करते हैं। अच्छा, अब इन सब में आ जाती है एक बहुत बड़ा जो इनकी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, इनको अपॉर्चुनिटीज, वो होती है ना, अल्लाह आपको मौका देता है, और फिर आप उस मौके से कैसा फायदा उठाते हो, इंडिविजुअली भी, एज अ कॉम भी। अब ये तो अपनी मूवमेंट चला रहे थे, अपनी कोशिशें कर रहे थे, फिर उनको मौका भी मिला। वर्ल्ड वॉर 1 आ गई 1914 में, ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एलाइज एंड एक्सेस जो लड़ी गई थी, एलाइज में थे फ्रांस, यूके, रशिया, इटली, और बाद में 1917 में इसमें अमेरिका भी शामिल हो जाता है। तो ये लोग एक साइड पे थे,
और ये लोग जंग लड़ रहे थे अगेंस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और जो खिलाफत उस्मानिया और बल्गेरिया, ये लोग दूसरी साइड पे थे। अब ये जो जंग आ गई है ना, अब ब्रिटिशर्स की जो थी, जो कि बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि पहले तो अमेरिका भी जंग में नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे और फ्रांस था और रशिया था। तो ब्रिटिशर अब जंग में, जब ब्रिटिश चला गया है, जब जंग में आप चले जाते हैं, फिर तो आप हर एक चीज को ग्रैब करते हैं, हर एक से मदद मांगते हैं, आपको फाइनेंशियल मदद की भी जरूरत होती है, आपको जो है वो अफरादी कुव्वत की भी जरूरत होती है, आपको लोगों की भी जरूरत होती है। आप अब ये जो है ना, इस पॉइंट पे अब यूके जो है, ब्रिटिशर्स जो है, हर एक से वादे कर रहे हैं। यहाँ पे अरबों से भी वादे कर रहे हैं कि देखो, अब जैसे सऊदी जो फैमिली है, उससे भी इन्होंने वादे किए कि तुम लोगों को हम जो है तो खिलाफत उस्मानिया से आज़ाद कर देंगे और उसके बाद बस फिर इंडिपेंडेंस दे देंगे, मतलब जंग हमारी मदद कर लो, हम लोग जब जंग जीत जाएंगे तो तुम लोगों की आज़ादी दे देंगे। फिर जॉर्डन में इनके वादे थे, मुख्तलिफ अरबों से इनके वादे थे। फिर अब इन्होंने ज्यूज से भी वादे किए। ठीक है, अब ज्यूज में इनकी एक बहुत जो कि बड़ी फैमिली, जो कि रॉथचाइल्ड फैमिली है, ये इतनी एक बहुत इनकी बड़ी, जो इनकी फंडिंग भी थी ना, जेएनएफ में फंडिंग थी, या जो सेटलमेंट्स में फंडिंग थी, या जो इमिग्रेशन में फंडिंग थी, जो फाइनेंस था, वो मेजर जो है ये रॉथचाइल्ड फैमिली जो है ये करती थी। और ये इतनी रिच फैमिली थी ना, ये इसका फ्रांस और जो इंग्लैंड है, इनमें प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम था। और ये इतना रिच सिस्टम था कि जो उनकी हुकूमतें थी, जो ऑफिशियल हुकूमतें थी, वो इनसे जो है वो बोरो करते थे, कर्ज लेते थे। तो इतनी रिच फैमिली थी। अब ब्रिटिश को तो जरूरत थी, तो उनका जो ऑफिशियल जो बंदा था, ये बेल्फोर जो है, आर्थर जेम्स बेल्फोर, जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने क्या किया, ये जो बेल्फोर डेक्लेरेशन का हम नाम सुनते हैं, ये असल में एक खत है, कि उसने एक खत लिखा, एक ऑफिशियल पोजीशन में होते हुए कि ये वो बर्तानिया का फॉरेन सेक्रेटरी है, उसने खत लिखा लॉर्ड वॉल्टर रॉथचाइल्ड को। ठीक है, और उसने प्रॉमिस किया कि अगर तुम लोग हमारा साथ देते हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुम लोगों को फलस्तीन दे देंगे। एक उनसे होमलैंड प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, तो ये जो इस लेटर था, ये नवंबर 2 1917 में इशू जो है ये हुआ था। तो एक वो जो है ना अब फलस्तीन इनका है, ना फलस्तीन इनका है, लेकिन ये जो है ना, जो बेल्फोर है, ये प्रॉमिस कर रहा है रॉथचाइल्ड से कि तुम लोगों को हम फलस्तीन दे देंगे। अभी फलस्तीन ब्रिटिश ने जीता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉमिस कर रहे हैं रॉथचाइल्ड को कि तुम लोगों को हम गिफ्ट कर देंगे, हमारा साथ दे देंगे, क्योंकि वो मुश्किल में है, 1917 है, अभी वर्ल्ड वॉर 1 जारी है। तो इसको कहते हैं बेल्फोर डेक्लेरेशन, जो कि वो खत थी। तो ये एक ऑफिशियल खत था, क्योंकि बेल्फोर एक ऑफिशियल ऑफिस रखता था, फॉरेन सेक्रेटरी था बर्तानिया का। अब क्या होता है जी, वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है, खत्म हो जाती है 1918 में। जो वहाँ के अरब के जो इलाके हैं, जो भी खिलाफत उस्मानिया का इख्तिताम हो जाता है। अब जो भी इलाके हैं वो मुख्तलिफ कॉलोनीज बन जाती हैं। ठीक है, अब फ्रांस जो है, वो जो जो लेबनान है और सीरिया का इलाका है, वो फ्रांस की कॉलोनी बन जाता है। जो फलस्तीन का इलाका है, वो ब्रिटिश कॉलोनी बन जाती है। ठीक है, स्टार्ट हमने लिया था, फलस्तीन खिलाफत उस्मानिया के अंडर था। 1918 में क्या हुआ, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, अब उसका स्टेटस क्या है कि वो एक ब्रिटिश कॉलोनी है, बर्तानिया की एक कॉलोनी है, जैसे कि हम बन गए थे, सब कॉन्टिनेंट बन गई थी, तो अब वो एक ब्रिटिश कॉलोनी है। अब ब्रिटिश जंग जो है तो जंग से बाहर आ चुका है और ये इलाके भी फतह कर चुका है। अब जो है तो अरबों को भी अपने वादे याद आ रहे हैं, और यहूदी को भी अपने वादे याद आ रहे हैं। ठीक है, अब इसने वादे तो किए हैं, अरबों से भी किए हैं, यहूदियों से भी किए हैं। अब वो निभा तो एक भी नहीं रहा, उसने कॉलोनी बना लिया फलस्तीन को, ना अरबों को आज़ादी दी। और ज्यूज को फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उनको सपोर्ट हासिल थी, उनकी इमिग्रेशन हो रही थी, उनकी इमिग्रेशन तेज हो गई थी, तो ज्यूज को इतना इशू नहीं था। लेकिन अरबों को इशू जो है वो शुरू हो गया था। और उसी दौरान जो है फिर अरब उठने लगे और उनको गुस्सा आने लगा कि अब वो खिलाफत उस्मानिया से छूटे तो कहाँ फंसे, ब्रिटिश कॉलोनी बन गए। तो वो उन्होंने जो है बगावत करना स्टार्ट की, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम जो कि अभी भी हम सुनते हैं, अभी हम सुनते हैं ना, हमास का एक विंग है जिसको हम कहता है, जो कि लड़ रहा है ऑन ग्राउंड, जिसको कहते हैं कस्साम ब्रिगेड। तो जो कस्साम नाम है ना, वो उस दौर से आता है,
जब इज्जुद्दीन अल-क़स्साम नामी एक जो मुसलमान था, उसने बाकायदा हथियारों से एक आर्म्ड गोरिल्ला जंग जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी और ज्यूज के अगेंस्ट भी, ज्यूज सेटलमेंट्स के अगेंस्ट और ब्रिटिश के अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट जो है वो शुरू की। ठीक है, अब इसने क्या किया, थोड़ा सा इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम के बारे में पढ़ते हैं कि इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम जो है ये 1882 1882 में जबले में ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो है, जब सीरिया था, शाम था, उस इलाके में ये पैदा हुए। अल अज़हर यूनिवर्सिटी के ये जो कि कायरो इजिप्ट में है, वहाँ से ये पढ़े। इस्लामिक स्टडीज़ के ये बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट थे और इनका जो है, जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स थी ना, एंटी कॉलोनियल जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट थी और जो कि इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट आइडियाज थे, जो कि जहादी आइडियाज थे, उनसे बड़े इन्फ्लुएंस थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाए, स्मॉल ग्रुप्स बनाए और जो कि ज़्यादातर मज़दूरों के और इस तरह के जो अंडर प्रिविलेज्ड मुसलमान थे, उनके ग्रुप्स बनाए और इन्होंने ब्रिटिश और ज्यूज़ पर गुरिल्ला अटैक्स करने जो है वो शुरू किए अर्ली 1930s में, ठीक है? और ये एक बड़ा रिवॉल्यूशनरी उनका इक़दाम था जो कि वो करते थे। एक अरब रेजिस्टेंस की एक नई जो है वो एक आगाज़ थी, एक नई ज़िंदगी थी जो कि अल-क़स्साम के इन तरीकों से शुरू हुई और ये एंटी ब्रिटिश और एंटी ज़ायनिस्ट सेटलमेंट दोनों के अगेंस्ट जो है वो था। इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम जो है, इसी तरह वो लड़ते हुए उनकी शहादत भी होती है 1935 में, 1935 में। वो जो है जिनीन के मुकाम पर, जो कि वेस्ट बैंक में है, ब्रिटिश फोर्सेस से ही लड़ते हुए इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम और उनके जो ग्रुप है, उनकी उनकी शहादत हो जाती है और ये जो है एक हीरोइक फिगर बन जाता है फ़लस्तीनियों के लिए, अरबों के लिए। और उसके बाद जितनी भी रेजिस्टेंस होती है और रेजिस्टेंस तेज़ हो जाती है उसके बाद, 1936 से लेकर 1939 तक का जो पीरियड है, इसको अरब रिवोल्ट के नाम से जो है जाना जाता है और एक 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 पुरजोर रेजिस्टेंस जो है वो शुरू हो जाती है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंटी कॉलोनियल। और वो आर्म्ड होती है, वो असलहे के साथ होती है, गुरिल्ला अटैक्स होते हैं और वो बाकायदा जो है वो जंग लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के साथ और वो इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम को अपना हीरो मानते हैं। और हमास का जो मिलिट्री विंग है वो अभी अल-क़स्साम ब्रिगेड जो है वो उसी के नाम पे है। अब क्या होता है कि 1939 में क्या होता है कि अब ये जंगें हो रही हैं, अरब और जो है वो रेजिस्ट कर रही है, अरब लड़ रही है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ज्यूज की इमिग्रेशन हो रही हैं। तो ब्रिटिशर तो सगा किसी का भी नहीं है, ना यहूदियों का है ना अरबों का है। हाँ, वो तो अपने मफाद देख रहे हैं। तो उसने क्या किया कि अब ये अरब तो हमारी जान को पड़ गए हैं, अब उनको अरबों का थोड़ा-सा उनकी थोड़ी हिमायत हासिल करने के लिए अब ब्रिटिशर्स ज्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 1939 में ये एक व्हाइट पेपर जारी करते हैं, जिसको व्हाइट पेपर ऑफ 1939 कहा जाता है, जिसमें ये यहूदियों को कहते हैं कि तुम लोग अपनी इमिग्रेशन जो है ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनकी इमिग्रेशन को 75,000 इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, कि अगले 5 साल में 75,000 ज्यूज जो हैं वो अलाउड होंगे आना। ये वो ब्रिटिश रिस्ट्रिक्शन है जो कि 1939 में लग जाती है और इससे क्या होता है कि वो अपने एक और दुश्मन बना लेते हैं जो कि है यहूदी फ़लस्तीन में। अब यहूदी जो है उसने तो अपना काम पूरा करके छोड़ना है, उसने इमिग्रेशंस करनी है, उसने सेटलमेंट करनी है, उसने इसराइल बनाना है, तो वो पड़ जाता है ब्रिटिश को। और जो इनके मिलिट्री विंग्स हैं, जो इनके जो हगाना है, हगाना के फिर सब उसके विंग्स थे जिसको इरगुन कहा जाता है, लही कहा जाता है। तो वो जो हैं, वो बाकायदा मिलिट्री जो कि एक एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं, वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो हैं, वो करते हैं। अब इसी अस्थना में टाइम आ जाता है, अब ये व्हाइट पेपर आता है 1939 में, 1939 सितंबर में ही स्टार्ट हो जाती है वर्ल्ड वॉर टू। तो एक और मौका जो है वो हाथ आता है यहूदियों के और वो इस मौके का भरपूर फायदा जो है वो उठाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है 1939 में, जिसमें मेजर एलाइड पावर्स जो हैं वो अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूके, चाइना, ये एक साइड पे होते हैं, जबकि मेजर एक्सिस पावर्स उसमें जर्मनी, जापान, इटली, ये होते हैं।
अब क्या होता है कि अब उस टाइम पे जो ये ज्यूस के जो लीडर है, जो इनको लीड कर रहा होता है उस टाइम पे, और जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी लीड कर रहा होता है, वो डेविड बेन गोरियन है। ठीक है, अब इनकी जो मिलिट्री विंग है ज्यूस की, जिसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे वो वजूद में आई। पहले एक नेबर वॉच थी, एक वो अपनी चौकीदारी पे करते थे, फिर वो अटैकों पे करते थे, फिर वही वही फोर्स जो है बाद में वो बढ़ते बढ़ते हगाना हो गई। उसी हगाना के जो है वो सब ग्रुप्स थे, इरगुन और लेई। ये जो थे ना, ये अटैक करते थे ब्रिटिशर्स को, और उनको तंग करते थे, और उनका सही जो है वो नुकसान करते थे। अब इरगुन ने क्या किया ना, कि इरगुन ने जेरूशलम में जो ब्रिटिश मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जो उनका किंग डेविड होटल में था, तो जुलाई 22 को 1946 में जो है उसने अटैक किया, और तकरीबन 91 लोग जो है, जिसमें ज्यादातर ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटेन सोल्जर्स थे, वो मारे गए। और वही जो इसराइलियों का तरीका कार होता है ना, कार्रवाई भी ये करते हैं ऊपर से नैरेटिव बिल्डिंग के। डेविड बेन गोरियन ने क्या किया, कंडेम किया इसको, किया भी उसी के लोगों ने, और उसने कंडेम किया, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। तो उसने पॉलिटिकली जो है, क्योंकि ये एक्टिव था, तो पॉलिटिकली इसने कंडेम किया, और मिलिटरीली जो है तो ये करता था। इरगुन ने जो है ये हमला किया। ठीक है, इवन इरगुन ने ये भी किया था कि इसने दो मुख्तलिफ इसने कार्रवाइयां की थी। ठीक है, हम तो एक मेजर यहाँ पे ये इसका जिक्र किया। फिर एक और वाक्य में इसने जो है तो दो ब्रिटिशर्स को सरेआम फांसी लगा दी थी, जो उनको लटका दिया था। ठीक है, उनको किडनैप करके, तो उनको कत्ल करके उनको फांसी पे उनकी लाशें जो हैं तो वो लटका दी थी। अब उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1945 में जो है वो खत्म होती है, और ब्रिटिश जो है तो उसका बड़ा फाइनेंशियल एग्जॉस्शन होती है। और जो है तो वो सब कॉन्टिनेंट से भी तो उसी के बाद ही गया है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसका जो है तो वो ब्रिटिशर्स की वो कमर टूटती है। तो वो क्योंकि वो वॉर में आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अफराधी कुव्वत के हवाले से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो वो कॉलोनियल उनका जो जो बाहर की कॉलोनीज थी, उन पे भी उनके लिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चलाना मुश्किल हो रहा था। अब वो इस रीजन से निकलना चाहते हैं, और वो निकलते भी हैं। और इस मसले को, जो कि ज्यूज का भी है और जो कि अरब का भी है, अब वहां पे लड़ाइयां हो रही हैं। अरब जो हैं वो ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं, ज्यूज जो हैं वो ब्रिटिशर्स से लड़ रहे हैं। अरब जो है वो ज्यूज से भी लड़ रहे हैं, ज्यूज जो है वो अरब से भी लड़ रहे हैं। अब अरब ज्यूज, अरब ब्रिटिशर्स, ज्यूज ब्रिटिशर्स, ये मुख्तलिफ जंगों का एक महाज जो है वो फलस्तीन बना हुआ है, और जो कि ब्रिटिश बरतानिया के लिए उसको मैनेज करना मुश्किल है। तो उसने क्या किया कि उसने ये क्योंकि जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड होती है, तो उससे पहले जो इन लोगों की जो कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लीग ऑफ नेशंस थी। लेकिन लीग ऑफ नेशन के होते हुए दो आलमी जंगें हो जाती हैं, तो लीग ऑफ नेशन खत्म हो जाती है, और उसके बाद एक और जो नेशन का वो बनता है, वो यूनाइटेड नेशंस जो है उसका वजूद जो है वो वजूद में आता है, यूनाइटेड नेशंस इन 1945। तो ये ब्रिटिश क्या करता है कि इस मसले को रेफर कर देता है यूनाइटेड नेशंस को। तो यूनाइटेड नेशंस फिर क्या करता है कि इन February 1947 जो है unable to devise a solution to Jewish Arab tension, Britain announced its decision to end the mandate and referred the Palestine problem to the UN. ठीक है, this referral was also influenced by the British desire to maintain some level of international support and to extricate themselves from the increasingly untenable सिचुएशन इन पैलेस्टाइन विदाउट फर्दर डैमेजिंग देयर इंटरनेशनल स्टैंडिंग। अब वो यहाँ से जा भी रहे हैं, और एक इंटरनेशनल अपना नैरेटिव भी बिल्ड कर रहे हैं। अब ये सब करते हैं सिवाय हमारे। ठीक है, ये सब करते हैं। आपने एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग बनानी है, एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, देन अंदर आपके और कुछ हो रहा है, इंटेंशंस आपकी और कुछ हैं, लेकिन आपने दुनिया में इंटरनेशनली एक और तरह का एक्सपोजर अपना रखना है। तो उन्होंने इस मामले को लेकर चले गए वो यूनाइटेड नेशंस। अब यूएन क्या करती है, वो एक कमेटी बना देती है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमेटी ऑन पैलेस्टाइन, यूएनएससीओपी। अब यूएनएससीओपी वाले क्या करते हैं कि इन मई 1947 1947 में जो है वो उनकी लोग आते हैं,
और फ़लस्तीन में, और यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और रिकमेंडेशंस लेते हैं। अब वो जो अरब रिवोल्ट हुआ था ना, उनकी कमर ऐसी तोड़ी थी ना ब्रिटिशर्स ने, कि कोई अरबियों का कोई मेजर रिप्रेजेंटेटिव बचा ही नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है तो वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और रिकमेंडेशंस और जो कुछ भी हो रही हैं, और ये फिर अगस्त 1947 में ये कमेटी जो है अपनी रिकमेंडेशंस देती है। उस पे फिर इजलास होते हैं यूएन में, और फिर यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन 181 जो है ये पास होता है। उनकी जो नवंबर 29 1947 में यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन 181, और इसको पार्टीशन प्लान ऑफ पैलेस्टाइन जो है वो भी कहा जाता है। अब ये प्लान क्या करती है, ये कहती है कि इस तरह करते हैं कि इस इलाके को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जूइश स्टेट बन जाएगी जिसके पास होगी 55% ऑफ लैंड, एक अरब स्टेट बन जाएगी जिसके पास होगी 45% ऑफ लैंड, और एक जो जेरूशलम का इलाका है ना, वो इंटरनेशनल इलाका होगा, उस पे ना जूस का कब्जा होगा ना अरब्स का कब्जा होगा, क्योंकि ये रिलीजियसली बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है सबके लिए। तो ये अंडर यूएन कंट्रोल होगा, अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा। तो ये एक कार्पस सेपरेटम या एक बफर जोन जो है वो होगा। ठीक है, अब जिसको हम कहते हैं ना टू स्टेट सोल्यूशन, तो ये दिया यूएन ने। अब यहाँ पे कितनी बड़ी ज्यादती थी, और ये एक कामयाबी थी जूइश लॉबिंग के लिए, जब उनको पता चल गया कि बात चली गई है यूएन में। अब देखें, जैसे जैसे मौके आ रहे हैं, जैसे जैसे चेंज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, वैसे वैसे इनकी स्ट्रेटेजीज चेंज हो रही हैं और इनकी कोशिशें चेंज हो रही हैं। तो फिर यूएन में इन्होंने अपनी लॉबिंग की, वहां पे जान लड़ाई, और वहां पे 55% ऑफ द लैंड को जो है अपने हक में करा लिया, इवन इन द टू स्टेट सोल्यूशन। जबकि उनकी आबादी उस वक्त क्या थी, जूस की इमिग्रेशन के बावजूद 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द फलस्तीन, यानी कि फलस्तीन की आबादी का 1/3 थे यहूदी, और उनको दे रहे हैं कितनी जमीन, ये 55% लैंड। और जो कि 2/3 आबादी है जिनका अपना मुल्क है, जिनके पास जाके सेटलमेंट्स हुई हैं, जिनसे जो कि वहां के ओनर्स हैं, उनको क्या दे रहे हैं, 45% ऑफ द लैंड, मतलब हाफ से भी कम। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे देखें मैप पे, ये इधर, इसको अगर हम मैप पे देखें, ये, तो हम मैप ये वाला देख चुके हैं। ठीक है, अगर ये वाला मैप हम देखें, ये यूएन पार्टीशन प्लान रेजोल्यूशन 181। ठीक है, अब ये इन्होंने जो क्या है ना, अरब स्टेट को हम कितना देंगे, 45%, जो ग्रीन में है, ये अरब को हो जाएगा। जूइश को कितना देंगे, 55%, मेजर इलाका ज्यूस को दे दिया। और जेरूसलम जो है ना वो अंडर इंटरनेशनल कंट्रोल होगा। ये यूएन ने ये सोल्यूशन निकाला। अब ये क्या हुआ कि ये प्लान ना, उस टाइम पे ज्यूस की तादाद कितनी थी, 1/3 थी, यानी कि जो टोटल फलस्तीनी पॉपुलेशन का 1/3 थे। जबकि इनको ये ब्लू देने का वादा किया, ये हल निकाला गया, रिकमेंडेशन थी। ठीक है, और ये ग्रीन जो है ना, ये देने का जो रिकमेंडेशन थी वो थी अरब्स को, और ये येलो जो है ना, ये यरूशलेम, ये इंटरनेशनल होना था। तो आबादी उनकी इतनी कम है और उनको 55% मिल रहा है, तो जाहिर बात है उसका आउटकम क्या हुआ, कि अरब्स ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, कि अरब्स ने क्या किया, कि उसको बिल्कुल रिजेक्ट, उनका तो खैर कोई मेजर रिप्रेजेंटेटिव था भी नहीं, लेकिन जो भी था अरब्स ने इनको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इस प्लान को, क्योंकि खुल्लम खुल्ला जाती थी। जबकि जूइश ने क्या किया, अब ये तो माहिर हैं कि कैसे रेलेवेंट रहना है, कैसे इंटरनेशनल सिंपथी अपने साथ रखनी है, कैसे जो है तो खुद को जो है वो सही साबित करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिलक्टेंटली वो एक्सेप्टेंस थोड़ी अपनी शो कर दी। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये रिकमेंडेशन आप जो है ये आती है 47 में। ठीक है, और 48 में होता है नकबा। अब नकबा जो है ये
कैटास्ट्रोफी को कहते हैं, ठीक है। ये फलस्तीनी इसको नकबा के नाम से बुलाते हैं, 48 का जो हुआ था। और जो वो हैं, क्या कहते हैं उसको, इसराइली हैं, वो इसको अपनी आजादी समझते हैं। तो नकबा जो है ये स्टार्ट हुआ। अब ये नकबा में क्या होता है कि 500 से, अब क्योंकि उनको तो टू स्टेट का एक बहाना मिल गया था, तो उन्होंने क्या किया कि अब इनके मिलिट्री विंग्स भी थे। अच्छा, एक और बात कि सिर्फ एक इन्होंने अपनी मिलिट्री भी बनाई। 1930 से ये लोग डेटा कलेक्शन कर रहे थे, और ऐसी इंट्रिकेट किस्म की और ऐसी बारीक बीनी से इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है ना, कि जिसमें अरब के गांव कितने, कस्बे कितने, खानदान कौन कौन से हैं, किस खानदान में किस फर्द ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा है, कौन जो है वो ज्यूज के अगेंस्ट लड़ा है, कौन क्या करता है, एरियल इमेजेस इलाकों के, क्या कुछ नहीं था इनके पास एज अ। और वो इनके अपने हिस्टोरियंस बताते हैं, और उसकी उनकी बुक्स छप चुकी हैं उस डेटा की, ठीक है, वो पब्लिश्ड डेटा है कि वो इनके पास था। अब वो उन्होंने, अब मिलिट्री भी है इनके पास, डेटा भी है इनके पास, बहाना टू स्टेट्स का भी है, इन्होंने अटैक किया अरब्स को जो फलस्तीनी वहां के नेटिव थे। तकरीबन 500 विलेजेस को जो है इन्होंने डीपॉपुलेट किया। जो वहाँ के अरब्स थे, वहां पे मास मर्डर्स किए, मास रेप्स किए, जो कि लड़ सकते थे, जो एज ऑफ फाइट में जो मर्द थे उनको कत्ल किया। औरतें और बच्चे पैदल जो हैं वो वेस्ट बैंक की तरफ आ रही थी। और इस तरह की एक कैटास्ट्रोफी, एक कयामत इन्होंने ढाई फलस्तीन पे, जिसकी हमें बहुत सारी एविडेंसेस जो हैं वो हमें मिलती हैं। ठीक है, इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो भी थी जो कि दिखाना चाह रही थी, लेकिन सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पे अब हम अख्ताम की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, ये ये अल जजीरा के उस पे ये नकबा का है। और इसमें एक मेजर, एक बहुत बड़ा, जो कि 1948 में हुआ, 9 अप्रैल में, जो एक बहुत बड़ा वैसे तो बहुत सारे हुए, ठीक है, बहुत सारे हुए, मोर देन, हम मैंने कहा ना 500 विलेजेस में इन्होंने ये लोग गए, लेकिन हम मेंशन तो एक दो को ही कर सकते हैं ना। तो इसमें एक था देर यासीन का जो मैसेकर इन्होंने किया ना, अप्रैल 9 1948 में। मोर देन 110 फलस्तीनियन जो मैन थे, वेमेन थे, चिल्ड्रन, उनको एक ही दिन में इन्होंने स्लॉटर कर दिया, ठीक है। और ये एक मैसेकर उन्होंने किया डेर यासीन में। और ये इनका एक मकसद तो ये था, एक तो फलस्तीनियों को मार रहे थे, एक इनका मकसद ये था इंस्टिलेशन ऑफ फियर, कि खौफ का माहौल बन जाए और वो दूर दूर तक बात जाए। वो फलस्तीनी रेडियो भी ये चीजें बता रहा था, और ताकि लोग खुद ही भाग जाएं, और लोग भागे भी। उन्होंने घरों को लॉक किया और चले गए, रेफ्यूजीज बन गए, कोई किसी दूसरे मुल्क चला गया, कोई कहाँ चला गया, ठीक है। तो वो लोग घरों से निकले, कुछ को इन्होंने को कत्ल भी करते जा रहे थे, कुछ लोग घर छोड़ के भाग भी रहे थे। तो ये इन्होंने देर यासीन के साथ किया। और एक जगह पे मैंने सुना कि फिर ये जो मैसेकर जिन्होंने गांव का किया ना, फिर उसके बाद क्या किया, उस जगह को हमवार करके ना, उस गांव को, तो वहां पे मट्टी शट्टी और ये चीजें डाल के, और वहां पे फॉरेस्ट कल्टीवेशन की, और यूरोपियन ट्रीज लाके, ये खुद भी यूरोपी ही थे, तो वो वहां पे उगाई और कल्टीवेशन की, और इस तरह का ये करते थे। वो साइंस भी नहीं छोड़ते थे अपने उन मैसेकर्स का, कि वो गांव का नामो निशान ही ना रहे। इस तरह की चीजें जो है इन्होंने नकबा में की हैं। तो इस तरह का की बहुत सारी डिटेल्स हैं, और मोर देन 500 विलेजेस हैं जिनके साथ इन्होंने इस तरह का सलूक किया। देर यासीन जो है उनमें से एक है। अच्छा, अब क्या होता है जी, ये नकबा जो है, तो ये अटैक कर लेते हैं अरब्स के उसमें, वहां से ब्रिटिश निकलती है। और जैसे ही ब्रिटिश निकलती है तो ये लोग दावा कर लेते हैं, जो डेविड बिन गोरियन है, ये मई 14 1948 को दावा कर देता है कि क्लेम कर लेता है स्टेट ऑफ इसराइल को, ठीक है। और ये जो इसकी डिक्लेरेशन है ना, तो ये जो टू टू स्टेट सोल्यूशन को माना बना के ये डिक्लेरेशन अपनी करता है। अब उन्होंने वो जो ज्यादती की थी 55% की, उसको भी लांग है ना, तो ये 78% लैंड को जो है वो क्लेम करता है स्टेट ऑफ इसराइल में।
ठीक है, और उसकी लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है, उसने इतने अपने वो बनाए होते हैं कि इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सोवियत यूनियन भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है 1949 में जो है, तो ये यूएन का पार्ट भी बन जाती है जो इसराइल है। फिर जो है ना, तो इसके बाद जब ये क्लेम करता है तो अरब इसराइल वॉर जो है वो स्टार्ट होती है 1948 में। ये दो चीजें, इसको मैं सिर्फ टच कर रही हूँ इस पे, अल्लाह करे, अल्लाह तौफीक दे, इस पे फिर हम डिटेल सेशंस करें कि क्या हुआ था और किसने क्या किया था। लेकिन फिर जो आसपास के अरब ममालिक हैं, उनमें से 5 ममालिक ने, जिनमें इजिप्ट था, जॉर्डन था, सीरिया था, इराक था, और इन लोगों ने जो है तो इसराइल को इन्वेड किया मई 15। जैसे 14 को उसने ऐलान किया, तो 15 को इन्होंने इन्वेड किया। किसी ने ऊपर से तो किसी ने नीचे से, तो वो इन्वेजन की, लेकिन ये इतनी अनकोऑर्डिनेटेड इन्वेजन थी, और एक तो इसकी नीयत भी साफ नहीं थी कोई, बस एक वो नेम सेविंग के लिए, और एक वो फेस सेविंग जो होती है, और एक वो इसके लिए कि किसी ने कहा कि हम ये कब्जा कर लेंगे तो वो जमीन ले लेंगे। और इनकी जो है ना अंडर द टेबल, जॉर्डन की स्पेशली, इजिप्ट की, इन सब की जो है ना, तो मेन क्योंकि इसमें इजिप्ट और जॉर्डन के ही जो सोल्जर्स थे, तो इनकी अंडर द टेबल बातें भी, इसराइल के साथ नेगोशिएशंस भी हो चुके थे कि ये ले लेंगे तो वो ले लेंगे, तो इस तरह करके। तो ये कोई इतनी कोई नेकनियती से की गई और कोऑर्डिनेटेड और उस तरह की एफर्ट नहीं थी फ्रॉम अरब साइड। बट हाउ एवर दिस वॉर हैपेंड, जिसमें एक दफा सीज फायर भी किया यूएन ने। फिर दोबारा जो है तो उस सीज फायर के 1 महीने में इसराइल ने प्लेन्स खरीदे, अपने आप को रीआर्म किया, अपने जो जितने भी था उसको दोबारा से खुद को मजबूत किया, और दोबारा से फिर जंग लड़ी गई। और इन्हीं चीजों को इसमें एक वाकया, इस बंदे का मैं नाम लेना चाहूंगी, ये फोल्के बर्नाडॉट। इसने, ये जो है ना, ये जो है स्वीडिश था, आई थिंक ही वाज फ्रॉम स्वीडन। यस, ये स्वीडिश आदमी था। और इसका जो है ना, जब हॉलोकास्ट हुआ था तो वहां से भी बहुत सारे ज्यूज को बचाया था इसने, यहूदियों को बचाया था, यहूदियों का मोहसिन था। यहूदियों को इसने बचा के नेगोशिएशंस और कुछ करके उनको वहां से निकाला था। ठीक है। अब ये फोके बर्नाडॉट, ये क्योंकि था अच्छा इंसान, तो इसको इन्होंने भेजा था यूएन वालों ने कि जाके तुम ना, तो ये थोड़ा सा ये इन लोगों के बारे में के बीच जो भी जो ये फटा चल रहा है, इसको फिक्स करो। तो ये वहां पे गया, फिर वहां पे इसने अपनी जो भी फलस्तीनियों से मिला, जो कुछ किया, तो इसका तो, क्योंकि ही वॉज अ गुड मैन, एक शरीफ आदमी था, तो इसका तो फलस्तीनियों के लिए दिल पिघल गया। तो ये फिर इसने रिकमेंडेशंस दी कि फलस्तीनियों को अपना उनका स्टेट होना चाहिए, उनकी आज़ादी और सब चीज़ों की इसने बातें की। तो इसको लेई ने जो है ना, जो कि स्टर्न गैंग है, जिसको लेई भी कहते हैं, ये जो हैगाना का ये सब ग्रुप है जो कि बाद में एडीएफ बनती है, उसने इसको कत्ल कर दिया था सितंबर 17 1948 में जेरूशलम में, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो ये इनका अपना ही मोहसिन था जिसको इन्होंने कत्ल किया अपने ही गोल्स के लिए। और क्योंकि ये पीस प्रपोजल्स दे रहा था, और इस तरह की प्रपोजिशंस कर रहा था जो कि इनको पसंद नहीं थी। हाँ, जो भी था, इसका कत्ल हो गया। फिर उसके बाद जो है तो आर्मिस्टिस एग्रीमेंट्स, इसको भी हम बाद में डिटेल में टच कर देख सकते हैं, इस पे भी एक रिसर्च हो सकती है। लेकिन फिलहाल हम इसको एक सिर्फ टच कर रहे हैं कि आर्मिस्टिस एग्रीमेंट्स जो है बाद में, फिर वो जो अरब इसराइल वॉर थी फरवरी 1949 में, जो है तो इसराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान, जो कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान वगैरह थे, जिसमें इराक भी था, तो उनके दरमियान फिर मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हुए, जो कि ये आर्मिस्टिस एग्रीमेंट्स उनको कहा जाता है। तो ये चीज़ें फिर हुई, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या टेरिटोरियल चेंजेस क्या हुई, कि इसराइल एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी सिग्निफिकेंटली बियॉन्ड द बॉर्डर्स प्रपोज्ड इन यूएन पार्टीशन प्लान। जॉर्डन टुक कंट्रोल ऑफ द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट यरूशलेम उस टाइम पे, ठीक है, व्हाइल इजिप्ट टुक कंट्रोल ऑफ गजा स्ट्रिप। अब जो फलस्तीनी रिफ्यूजी थे बेचारे, जो ये नकबा, और इसमें 7 लाख से 9 लाख फलस्तीनी रिफ्यूजी जो थे वो बने, मतलब बेघर हुए फलस्तीनी 7 लाख से 9 लाख, इतनी तो ज्यूज की आबादी अभी भी नहीं है, इतने उस नकबा में डिस्प्लेस हुए थे, रिफ्यूजी बने थे। इसको कहने का और इसको करने का मकसद ये है कि वो एक, उनके साथ एक होलोकॉस्ट हुआ है और बुरा हुआ है, और एक इंतहाई इंसानियत का एक शर्मनाक वाकया है जो उनके साथ हुआ है, वो उसको मरने नहीं देते, अभी तक नहीं मरने देते, उस पर सिंपथीज गेन करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे मुसलमानों के साथ क्या कुछ, कहाँ कुछ नहीं हो चुका,
हमारा जहाज बदनाम हो चुका है। ये इनके जो इरगन और लही जो करते रहे हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते रहे हैं, उस टाइम तो कोई हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन और ये जो टेररिस्ट की चीजें थी भी नहीं, ये लोग करते रहे। टेररिज्म का एक किस्म का फाउंडर भी इजरायली है। तो ये लोग अपने नैरेटिव को कैसे ये रेलिवेंट रहते हैं, कैसे लॉबिंग करते हैं, कैसे इन्होंने अपने हॉलोकास्ट, एक उस हॉलोकास्ट को इन्होंने नहीं छोड़ा, उसी पे सिंपथीज। हमारा क्या कुछ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ, कश्मीर, फलस्तीन, युगोर, इराक, शाम, यमन, कहाँ कुछ, बहुत सारी जगहों पे कुछ का कुछ नहीं होता रहा, लेकिन हमें खुद जो है उसकी खबर नहीं होती। हमें खुद, एक शर्मनाक बात है कि नकबा का पता अब चल रहा है, जबकि ये जेनोसाइड है, जबकि फलस्तीन 75 साल से रोल रहा है। और जो उसकी डिटेलिंग है उस पर तो अलग से एक और सेशन हो सकता है कि इनके साथ क्या कुछ नहीं होता है। इनके अपने ज्यूज की जो कि जूइश सोल्जर्स हैं, जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उनके बयान हैं, उनके वीडियो बयानात हैं कि वो क्या कुछ करते हैं इनके साथ और क्या उनका माहौल होता है। तो इसका एक ये है कि हमें भी सीख लेना चाहिए कि अपनी चीजों को कैसे रेलिवेंट रखना है, कैसे नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, कैसे लॉबिंग करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट करनी है, कैसे होशियार, चालाक, इंटेलेक्चुअल, मिलिटरीली एफर्ट और हर चीज करनी है, और कैसे करनी है ये हमने डिवाइस करने हैं। हमारा इस्लाम, हमारा शरीयत, हमारे हर चीज में ये है। दिस वाज आवर थिंग। लेकिन अब हम क्या हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। तो इसको करने का मकसद ये है कि अब ये नकबा को जाने, इन इन सब चीज हिस्ट्रीज को जाने, हर चीज को ये अपनी रेलेवेंसी जो है वो हम रखें। खैर, दिस वाज द एंड ऑफ द सेशन फॉर नाउ, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम दिया और सुना। और जो ये रिकॉर्डेड है, मेन पर्पस भी इसका ये था कि ये रिकॉर्डेड, ये सारी एफर्ट हो, और इसके इंशाल्लाह आई विल शेयर दिस लिंक्स, जहाँ तक हो सके आई विल शेयर इट इंशाल्लाह। एंड अल्लाह करे कि हमें तौफीक मिले और हम इस पर आगे बात कर सकें। जी, रूबी ने हैंड रेज किया है, रूबी अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। इतना जबरदस्त आपने ये जो सारा बताया है ना, शुरू से लेके यकीन जाने कुछ चीजें हमने भले बहुत पढ़ने की कोशिश की, स्टिल हमें बहुत कुछ मिसिंग था। और जो सारा कुछ आपने एक ही प्लेटफॉर्म पे बताया, मेरी नजर से अभी तक आज तक कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म पे जो सारा एक ही नशिस्त में जिसने इतने अच्छे तरीके से बताया, मेरी नजर से नहीं गुजरा। और इतना यकीन जाने कि मैं तो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अंदर इतना हौसला कहाँ से आया इरम, कि आपने ये सारा एक ही नशिस्त में बताया। मेरे अंदर इतना हौसला ही नहीं कि मैं सुन भी पाती। मैं इतनी मुश्किल से सुन रही थी ना, तो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना हौसला दिया कि आपने देखी सारी इकट्ठी की मालूमात और हमें बताया। और पता नहीं, आज शायद मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो रही कि देखिए हमारे मुसलमानों का हाल, जो कि जिनके हाथ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खिलाफत दे दी अपनी और हमें दे के भेजा, और हमारा हाल देखें। और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की लुत्कारी हुई कौम है, उनका देखें। मैं आपको बहुत ज्यादा जो है ना दुआएं दे रही हूँ, बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ आपकी इस एफर्ट को। इतनी अमेजिंग आपकी एफर्ट है ना, मेरे पास अल्फाज ही नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। जी, बहुत शुक्रिया रूबी, बहुत शुक्रिया आपका दुआ देने के लिए। अल्लाह जो है तो वो करने वाली ज़ात है, और बस वो करती है, हम क्या कर सकते हैं। ये पता नहीं सेशन रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं है, मुझे तो अभी ख्याल आया है। सारी जो खैर है, इसको अगर नहीं हुआ इसको मैं री रिकॉर्ड कर लूंगी। और कोई बात करना चाहता है? बहुत शुक्रिया रूबी आपका। और इंसान तो कुछ भी नहीं है, मकसद बड़ी चीज होती है, और अल्लाह अपने मकसद के लिए बहुत से कमजोर इंसानों से काम ले लेता है। बस अल्लाह करे कि हमें ये अवेयरनेस हो, अल्लाह करे कि आगे जाए, अल्लाह करे कि हम कुछ करें। सारे पर्पसेस का ये है। यहाँ पे मगरिब का टाइम हो चुका है, तो बस नमाज के टाइम है, हम इसको एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेशन होगा तो आई डोंट नो कब होगा, कब उसकी तौफीक मिलेगी, लेकिन जब होगा इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जी, इरम, ये हमारे पास इंग्लिश में भी अवेलेबल हो सकता है क्या? अभी तो मैंने उर्दू में किया है, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं इसको, हम इंग्लिश में भी इंशाल्लाह कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, री रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको इंग्लिश में भी इंशाल्लाह।
इंग्लिश में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत है ना, आप सोच भी नहीं सकती। मेरी इतने अरसे से बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, अमेरिका में बहुत सारे रिवर्स जो हैं और जो अभी सोच रहे हैं उनके साथ बातचीत होती है। वो चाहते हैं कि उन्हें ये सारी हिस्ट्री सही ट्रू नॉलेज पता चले, जो कि मुझे भी नहीं था। मैं तो कभी कहीं से ढूंढती, कभी कहीं से ढूंढती, और इंग्लिश में अगर मुझे मिल जाए ना ये, तो ये बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाए। जी, आई ट्राई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई ट्राई, क्योंकि यस इट्स पॉसिबल। आई ट्राई इंशाल्लाह, आई लेट यू नो रूबी, इंशाल्लाह, ठीक है, सून इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।